नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज कसाई यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के भूकंप के बारे में। भारत के भूकंप के संदर्भ में हम देखेंगे कि आखिर भारत में भूकंप के कौन कौन से जोन हैं, कहां पर किस तरीके के भूकंप आते हैं, उनका हम जिक्र करेंगे। और खास करके मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर भूकंप के आने के पीछे कारण क्या है। हालांकि इससे पहले मैंने विश्व भूगोल के अंतर्गत भूकंप के ऊपर वीडियो बनाया है, आप लोग उसमें देख लीजिएगा कि भूकंप से कौन कौन सी तरंगें निकलती हैं, क्या कैसे होता है, उसको मैंने बता दिया। आज के संदर्भ में हम देखेंगे कि भारत में भूकंप के क्या कारण, उनका हम जिक्र करेंगे। तो इधर एक मैप बना हुआ है, मैप में मैंने भारत के भूकंप के प्रमुख जो क्षेत्र है, जोन है, उनको मैंने यहाँ पर बताया है। कौन सा सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, कौन सा कम प्रभावित क्षेत्र है, उन सब का मैंने जिक्र किया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि भूकंप होता क्या है, उसकी बात करेंगे। भूकंप मतलब भूमि का कंपन भूकंप है। तो भूकंप के कारणों की हम बात करेंगे तो मुख्य रूप से जो भूकंप के आने के कारण है वो देखिए प्लेटों का संचलन है। मैंने बताया था कि पृथ्वी पर प्लेटें हैं, तो प्लेटों का अगर जो संचलन होता है तो संचलन की वजह से मतलब अगर जो कोई दो प्लेटें मान लीजिए दूर जा रही हैं, दो प्लेटें पास आ रही हैं, जब दो प्लेटें मान लीजिए आपस में टकराएंगी तो टकराने की वजह से क्या होगा, कंपन की स्थिति बनेगी। तो कंपन की स्थिति बनेगी तो भूकंप वगैरह आएंगे। तो प्लेटों के संचलन की वजह से, संचलन में का मतलब क्या, मतलब संचलन करना, पास आना या दूर जाना, या तो पैरेलली अगर जो वो घर्षण करेंगे, मतलब अगर संरक्षित प्लेट किनारों के जरिए भी भूकंप वगैरह भी आ सकते हैं। हालांकि इससे ज्वालामुखी वगैरह भी आते हैं, तो इससे भी एक तरीके से कह सकते हैं भूकंप वगैरह आते हैं प्लेटों के संचलन से। तो ये देखिए प्राकृतिक कारणों में जब हम देखेंगे तो मुख्य रूप से तो यही है कि प्लेटों का संचलन, इसके वजह से भूकंप आते हैं। और बाकी अगर देखेंगे तो ज्वालामुखी के विस्फोट, तो प्लेटों के संचलन की वजह से ज्वालामुखी भी आते हैं। और वहाँ पर हम देखेंगे ज्वालामुखी विस्फोट जब खूब तेजी से होगा तो उससे भूकंप भी आ सकते हैं। तो ये हो गई बातें। हालांकि दो प्लेटें पास आए या दूर जाएं उससे भूकंप आते हैं। डायनामाइट का प्रयोग, मान लीजिए कोई पहाड़ तोड़ना है, पहाड़ तोड़ने के लिए क्या किया जाता है, डायनामाइट का प्रयोग किया जाता है। और जब डायनामाइट का प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा कि भूकंप वगैरह आएंगे। तो इसको अगर जब मुख्य रूप से डिवाइड करें तो एक होते हैं प्राकृतिक कारण, दूसरे हम कह सकते हैं जो अप्राकृतिक, मतलब कि जो कृत्रिम कारण है। तो एक मानवीय कृत कार्य जो है उनके अंतर्गत आ जाएगा डायनामाइट का प्रयोग। तीसरा है बांधों का निर्माण। अगर जब कहीं पर बांध का निर्माण कर रहे हैं, बांध का निर्माण करके अगर जो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा कर रहे हैं, तो पानी के इकट्ठा होने से वहाँ पर भार बढ़ता है, उससे भू असंतुलन की स्थिति बनती है, जिससे भूकंप वगैरह आ जाते हैं। जैसे आप देखें तो उत्तराखंड में टिहरी बांध, और इधर आप महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र ले लीजिए, यहाँ पर कोयना बांध। तो ये सब एरिया ऐसे हैं जहाँ पर भूकंप के जोन, एक तो कह सकते हैं कि बांधों के निर्माण से असंतुलन की स्थिति बनती है। बाकी मैंने बताया ज्वालामुखी विस्फोट है, ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से भी भूकंप वगैरह आते हैं। तो लेकिन जो भूकंप आ रहे हैं तो भारत के संदर्भ में क्या है उसको हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। तो भारत के संदर्भ में इन्हीं सबको हम अप्लाई कर देंगे तो वही स्थिति बन जाएगी। तो अगर हम बात करेंगे प्लेटों के संचलन से, तो मैं बता दूं कि जैसे आप भारत को देखेंगे तो भारत, जैसे आप देखेंगे तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो यूरेशियाई प्लेट है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो यूरेशियाई प्लेट से टकराई है। इसकी वजह से क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ है। तो हिमालय के जो निर्माण हुआ है, लेकिन हालांकि ये स्थिति अभी भी जारी है, प्लेट आपस में और पास में आ रही हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जब दोनों प्लेटें और पास में आ रही हैं, जो दबाव बढ़ रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, भूकंप वगैरह आते हैं। तो आप जान रहे हैं कि इससे जब और तेजी से प्रेशर पड़ेगा तो प्रेशर पड़ने की वजह से हिमालय और ऊपर उठ जाएगा और कंपन की स्थिति बनती है। एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आ जा रही है, इससे स्थिति बन जा रही है। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये स्थिति बनी हुई। तो भारत के संदर्भ में सबसे पहली बात है कि प्लेटों की वजह से। तो अब इसकी आखिर जो इसकी स्थिति क्या है यूरेशियाई प्लेट की, तो उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। जब आप देखेंगे तो यूरेशियाई प्लेट जो देखेंगे वो ऊपर की तरफ है, और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहां से आप ले लीजिए कुछ इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से ले लीजिए, यहां थोड़ा और उधर कर दीजिए, और करीब इस तरीके से ले लीजिए। यहां पर आएंगे तो अंडमान निकोबार का भी क्षेत्र। तो हिमालय का जो आप देखेंगे तो इस तरीके से हिमालय आपको देखने को मिलता है। हिमालय में अब देखें, चूंकि ये हिस्सा इस तरीके से जा रहा था, मतलब पहले ये आप देखेंगे तो ये अफ्रीका का पार्ट था, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसको आप देखेंगे तो इससे हिमालय बना। हिमालय की उत्पत्ति इस तरीके से हुई है, इसके टकराने से, यूरेशियाई प्लेट के टकराने, यूरेशियाई और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में टकराई, इससे हिमालय की उत्पत्ति हुई। लेकिन जब आप देखेंगे तो हिमालय में दो तरीके के मोड़ आपको देखने को मिलते हैं। मोड़ एक तरफ आप देखेंगे तो हिंदुकुश के पास में, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो नमचा बरवा के पास में आपको दो मोड़ देखने को मिलते हैं। ये सेंटेक्सियल बेंड है, मतलब बेंड का मतलब क्या, कुछ मोड़ देना, बेंड हो जाना। तो सेंटेक्सियल बेंड है, एक तरफ हिंदुकुश के पास में, दूसरा नमचा बरवा के पास में, ये दोनों बेंड है। हालांकि आप जान रहे हैं कि हिमालय की चाहे वो शिवालिक श्रेणी हो, चाहे वो मध्य हिमालय हो, चाहे वो वृहद हिमालय हो, ये सब
ये सब हिमालय के पार्ट। लेकिन जब आप पढ़ते हैं कि आखिर जो आप देखेंगे तो ट्रांस हिमालय, हिमालय के उस पार जो आप देखेंगे ट्रांस कराकोरम रेंज वगैरह एरिया, तो आप पढ़ते हैं कि वो हिमालय तो पहले से था, बाकी बाद में ये हिमालय बने हैं। तो आखिर वो पहले से कैसे बन गया? तो पहले से इस तरीके से बन गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या दिखेगी, यहाँ पर आपको दिखेगी अरावली श्रेणी, ये दिखेगी अरावली श्रेणी। तो अरावली श्रेणी की वजह से क्या हुआ कि जब चूंकि अरावली श्रेणी बहुत पुरानी है, सबसे पहले ये थी, तो इसके टकराने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ से सबसे पहले बनता है क्या, ट्रांस हिमालय। अरावली के टकराने से ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। आप कहेंगे अरावली तो राजस्थान में, लेकिन वहाँ नहीं, अरावली के टकराने से ट्रांस हिमालय, उसके बाद में जो देखेंगे तो बाकी के हिमालय बने हुए हैं, हिमालय की श्रेणियाँ बनी हुई हैं। तो आप जान रहे हैं सचर जोन, हिंज लाइन है, उसके नीचे देखेंगे मेन बाउंड्री फॉल्ट है। तो इस तरीके से आप जब देख रहे तो आप जान ही रहे हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट वगैरह। तो आइए देखते हैं भूकंप के जोन को जो हम बांटेंगे, तो इसको जान ही रहे, मैंने बताया कि सबसे पहले हिमालय बना, तो सबसे ज़्यादा जो भूगर्भिक हलचलें वगैरह आपको देखने को मिलती हैं, जो भूकंपित हलचलें आपको देखने को मिलेंगी, वो इसी जगह बने, क्योंकि प्लेटें भी यहीं पर ही हैं, टकराने वाली, मतलब कि जो दोनों का जुड़ाव यहीं पर है। तो सबसे ज़्यादा जो भूकंप आपको देखने को मिलेंगे वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं? वो सबसे ज़्यादा जो भूकंप देखने को मिलेंगे वो हिमालयी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए इसको जोन 5 में रखते हैं। जोन 5, देखिए जोन 5 जब आप देखेंगे तो जोन 5 में कौन कौन सा आएंगे? अधिकतम प्रभावित क्षेत्र, तीव्रता 9 से अधिक, रेक्टर स्केल पे मापते हैं, वो मैं बता चुका हूँ पहले भूकंप के चैप्टर में, रेक्टर स्केल में कैसे। तो इसकी जहाँ पर तीव्रता 9 से अधिक होती है वहाँ पर जोन 5 में आता है। तो देखिएगा तो पूर्वोत्तर राज्य, मतलब ये वाला हिस्सा पूरा जो पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा हो गया। हिमालयी क्षेत्र में आप लेंगे तो कुछ, हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एरिया है, श्रीनगर के आसपास का क्षेत्र, उत्तराखंड को ले लीजिए, ये वाला एरिया जो है लगभग इसी में आता है। लेकिन कुछ स्पेशल पॉइंट हैं जहाँ पर हम इनको कह सकते हैं कि ये, दरअसल आप देखेंगे तो ये ऑफिशियल PIB के द्वारा जारी किया गया मैप है, उसको मैंने यहाँ पर बनाया है। तो ये वाला श्रीनगर के आसपास के क्षेत्रों को आप ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए आप, दक्षिणी, और यहाँ पर देखें तो बिहार का और नेपाल के बॉर्डर के आसपास का एरिया ले लीजिए, और पूर्वोत्तर भारत पूरा ले लीजिए, खास करके इधर पश्चिम बंगाल के बाद असम के आसपास के बाद का पूरा एरिया है। तो इसको हम कच्छ का क्षेत्र ले लीजिए, कच्छ के क्षेत्र में देखेंगे तो ये वाला, क्योंकि मैंने बताया ना ये वाला हिस्सा भी यहीं पर आएगा, तो इससे क्या होगा, इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर भी भूकंप बहुत, कच्छ में सबसे पहले भूकंप आया था, जान ही रहे हैं, तो भुज का जो भूकंप था। तो ये इस वजह से क्या है कि ये वाला एरिया भी थोड़ा सा सबसे ज़्यादा प्रभावित एरिया में आता है। अंडमान निकोबार भी आ जाएगा, आप देख ही रहे हैं ये वाला हिस्सा, क्योंकि आप जान रहे हैं हिमालय का विस्तार ही अंडमान निकोबार है। तो हिमालय का विस्तार ही अंडमान निकोबार है। उसी तरीके से जिस तरीके से आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलता है, जैसे आप यूराल पर्वत ले लीजिए, यूराल पर्वत का एक्सटेंशन नोमालिया जमेलिया नाम के से यहाँ पर अंडमान निकोबार है। उसी तरीके से यूराल के ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पर द्वीप दिखते हैं, नोमाया और जमेलिया आर्कटिक सागर में, तो वो भी इसी का ही हिस्सा है, मतलब कि वो एक्सटेंशन ही है यूराल का। जिस तरीके से आप देखेंगे तो हिमालय का जो एक्सटेंशन है वो अंडमान और निकोबार हैं, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। तो ये भी उसी का पार्ट है, ये भी एक तरीके से यहाँ पर आपको भूकंप ज्वालामुखी क्रियाएं भी दिख जाएंगी, चाहे वो बैरन द्वीप हो, नारकुंडम हो, तो ये एरिया आप जान ही रहे हैं। बाकी जोन 4 में देखेंगे तो देखिए ये वाले एरिया यहाँ मैंने बता दिया है, जिसपे ये जो पिंक कलर में है, ये जो भी है वो जोन 5 में है, तो इनको आप याद रखिएगा जोन 5। जोन 4 में आएंगे तो जोन 4 के अंतर्गत हम देखेंगे तो जो रेड वाले एरिया दिख रहे हैं, ये वाला एरिया पूरा, और यहाँ का जो एक पतली सी पट्टी आपको दिख रही है ये एरिया, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं जोन 4 में। यहाँ की तीव्रता 7 से 9 जम्मू कश्मीर के जो क्षेत्र है, और इसके बाद हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, उत्तरी बंगाल और गुजरात। इसको मैप में आप समझ सकते हैं, देखिए गुजरात का एरिया भी आ गया, और उत्तरी बंगाल का एरिया देखिए, ये वाला हिस्सा देखिए बंगाल, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ है सिक्किम, और नीचे का एरिया तो उत्तरी बंगाल है, ये वाला एरिया भी आ जाएगा। और आप यहाँ पर देखें तो एक तरीके से ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये भी उत्तरी यूपी भी कह सकते हैं, उत्तरी यूपी भी आ जाएगा, यूपी भी इसमें आ जाएगा, गुजरात का एरिया। तो मानचित्र में जिस तरीके से बना है, जो जो स्टेट पढ़ेंगे उनको आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। तो इसमें देखिए तो थोड़ा बहुत हिस्सा आप देखेंगे तो इसमें इस जोन में जो देखें तो गुजरात का भी आ जाता है। जोन 3 तीव्रता 6 से 7, इसमें देखेंगे तो पूर्वी बंगाल और ये जो ब्लैक कलर की लाइन बनी हुई है वो सभी जोन 3 को दर्शा रही हैं। पूर्वी गुजरात, शेष पश्चिम बंगाल, जो ये वाला हिस्सा पश्चिम बंगाल का है उसको आप जान रहे हैं, ये वाला हिस्सा पश्चिम बंगाल का, और उसके बाद में पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी महाराष्ट्र। हालांकि मैंने इसमें जो लिखा हुआ है पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी राजस्थान, हालांकि सिर्फ यही नहीं, जो आप ब्लैक का पूरा एरिया देख रहे हैं, मध्य प्रदेश का भी एरिया आ जाएगा, इसमें कर्नाटका का भी एरिया आ जाएगा। तो ये जो सभी जो एरिया हैं उनको हम जोन
3 में रखते हैं, 6 से 7 भूकंप वाले एरिया। इसके बाद हम देखेंगे तो जोन 2 है। जोन 2 दरअसल पहले जोन 1 हुआ करता था, जो ये वाला हिस्सा जोन 1 में आता था, लेकिन उसको मर्ज कर दिया गया जोन 1 और 2 में, क्योंकि 2002 में आए भूकंप के जरिए देखा गया कि यहाँ पर भी भूकंप के लातूर वगैरह के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो इस वजह से क्या किया गया कि भारत का कोई भी एरिया भूकंप प्रभावित क्षेत्र में नहीं, ऐसा कोई नहीं जो एरिया जो भूकंप से प्रभावित ना हो, पूरा का पूरा भारत भूकंप से प्रभावित है, इसलिए उसको भी क्या किया गया, जोन 1 को 2 में मर्ज कर दिया गया। इसमें तीव्रता 5 से 6 के आसपास, हालांकि इससे कम भी रहता है। इसमें पूर्वी राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का एरिया आ जाएगा। तो बाकी आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत एरिया छत्तीसगढ़ का भी आ जाएगा। तो ये वाला हिस्सा जो है वो उसमें आता है, तो जोन 2 में आता है। तो अगर जो प्रश्न पूछा जाए भारत में भूकंप के कितने जोन है, तो भूकंप के जोन है वो कितने हैं, भारत में भूकंप के जोन है 4। कौन कौन से हैं, 2, 3, 4, 5, 1 नहीं है, इसको याद रखेगा। तो ये रही मतलब कि भूकंप से रिलेटेड जो भी जानकारी मैंने बताई है, इसको आप याद रखेगा। और ये मैप आप अपने दिमाग में बिल्कुल रखिए, इससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन किस जोन में आता है। तो याद रखिएगा, जो गुजरात का जो कच्छ का एरिया है वो जोन 5 में है, ये याद रखिएगा। 2002 में आया था ना भूकंप। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मैंने बताया है, मैं थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत मैं आपको चर्चा करूंगा। उसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी में गुजरात मतलब राजस्थान के मरुस्थल, थार मरुस्थल के बारे में। थार मरुस्थल से रिलेटेड मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। थार मरुस्थल में कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जा रही, कैसे उसका निर्माण हुआ है, उन सब का हम जिक्र करेंगे थार मरुस्थल के बारे में। आज के इतना ही। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।